नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। बीपीएससी एईडीयू का पेपर फर्स्ट जो है, जिसमें से हिंदी भाषा और अंग्रेजी दो आते हैं। 30 नंबर का आपका इंग्लिश आता है और आपका 70 नंबर का आता है हिंदी। तो 70 नंबर की हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं हर दिन। फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और लास्ट में अपना स्कोर जरूर देखिएगा कि 70 में से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपको बताना है नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। नैना धन अभिराम, नयन धन अभिराम या फिर नय धन नाभिराम। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। नयनाभिराम। तो नयनाभिराम की बात कर लें, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी और नयन धन अभिराम इसका सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा? नयन धन अभिराम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मतैक के किस संधि का उदाहरण है? आपको बताना है मतैक के किस संधि का उदाहरण है। फटाफट से बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मतैक के गुण संधि होगा, यड़ संधि होगा या वृद्धि संधि होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मतैक की बात कर लें, यहाँ पर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, पयोधि का संधि विच्छेद होगा। पयोधि का आप सभी को संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? पयः धन धी होगा, पयः धन दधि होगा या पयः धन उदधि होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 और इसके आंसर की बात कर लें तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है और ये हो जाएगा आपका पयः धन धी। क्या हो जाएगा? पयः धन धी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो शब्द दिया है आपका यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा ये आपको बताना है। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यथासंभव की बात कर लें, इसको कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इसमें होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा या बहुब्रीहि समास बनेगा। क्या बनेगा बताएंगे। तो नेत्रहीन की बात कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है? गौड़ होता है और समास करते वक्त बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ जो है आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, बता रहा है कि नवरत्न किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है नवरत्न किस समास का उदाहरण बनेगा। द्वंद्व समास का, अव्ययी भाव समास का या द्विगु समास का। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो नवरत्न की बात कर लें, फिर यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। तो जब संख्यावाचक विशेषण होता है पहला पद, तो वहां पर आपका हो जाता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास वहां पर होता है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? द्विगु समास, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि समास। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अपितु क्या होता है? दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं और ऐसे ही समास को बोलते हैं बहुब्रीहि समास, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। आपको बताना है तद्भव शब्द दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। इष्टिका, कुपुत्र या फिर अमी। क्या हो जाएगा? इष्टिका, कुपुत्र या फिर अमे में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा अमी। कौन सा? अमी। अगर देखा जाए तो ये एक तद्भव शब्द है। इसको तत्सम समझने की भूल मत करना। और ये अगर देखा जाए इसका जो तत्सम होता है वो अमृत होता है। क्या होता है इसका तत्सम? इसका तत्सम अमृत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तीक्ष्ण, उखली या फिर नासिक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तद्भव की, तो तीक्ष्ण और नासिक इन दोनों शब्दों की बात कर लें तो ये एक तत्सम शब्द है, तो ये होगा नहीं। बात कर लें यहाँ पर उखली की, तो उखली एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? उलूखन होता है। क्या होता है? उलूखन होता है। और अगर बात कर लें हम बाकी के ऑप्शंस की, जैसे तीक्ष्ण दे रखा है,
तो इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, तीखा होता है। क्या होता है इसका तद्भव, तो तीखा इसका तद्भव होता है। नासिक की बात कर लें, ये नाक का तत्सम होता है। किसका तत्सम होता है, नाक का। तो राइट आंसर फिलहाल हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है, कंगन, कचहरी या फिर कुक्कुर। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द की बात कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कुक्कुर। कुक्कुर कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। और ये किसका तत्सम है, ये आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। और इसका ये किसका तत्सम शब्द है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना ये किसका तत्सम है। तिनका कौन सा शब्द तत्सम है, तिनका, गृहिणी या फिर धरती। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसमें अगर बात कर लें इसकी गृहिणी की, तो गृहिणी कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। गृहिणी कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, घरनी होता है। क्या होता है, घरनी होता है। बाकी तिनका हो गया, धरती हो गया, ये सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तो चबूतरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बताना है। चरवतर हो जाएगा, चरवतरा हो जाएगा या चतवाल हो जाएगा। क्या बनेगा इसका तद्भव, सॉरी तत्सम, वो आपको बताना है। चबूतरा का तत्सम बताना है। तो चबूतरा के तत्सम की बात कर ले तो ये होता है चतवाल। चतवाल शब्द क्या होता है, तत्सम होता है चबूतरा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। मोहन, काशी या फिर नदी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। मोहन, काशी या फिर नदी, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर अगर देखा जाए तो नदी नहीं है, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, समूहवाचक शब्द बताना है आपको। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा समूहवाचक शब्द है। तो नहर हो जाएगा, सेना हो जाएगा या फिर स्टेशन हो जाएगा। कौन सा समूह का बोध कर रहा है यहाँ पर, तो आप सभी को पता है कि सेना यहाँ पर समूह का बोध कर रही है, इसलिए सेना यहाँ पर समूहवाचक शब्द बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। 5, 6 या फिर 7 भेद होते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसके अलावा संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर है। संबंधवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या बनेगा, तो जिसको आपने बुलाया था, यहाँ पर रेखांकित शब्द है जिसको, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो इसकी बात कर लें, संबंधवाचक है, निजवाचक है या फिर पुरुषवाचक है। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा संबंधवाचक। जिसको आपने बुलाया था, तो यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। तो क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कह रहा है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरूरी, वैकल्पिक या फिर पसंद। क्या बनेगा, सही जवाब बताएंगे। अनिवार्य का विलोम शब्द है जरूरी, वैकल्पिक या फिर पसंद। तो कोई चीज अनिवार्य है और कोई चीज क्या है, वैकल्पिक है। तो यहाँ पर उल्टा इसका क्या होता है, वैकल्पिक होता है। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक का विलोम पूछा गया है यहाँ पर। आधुनिक का विलोम शब्द क्या बनेगा। तो आधुनिक का विलोम क्या होता है, समीचीन होता है, अर्वाचीन होता है या प्राचीन होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आधुनिक की बात कर ले, आधुनिक का जो विलोम होता है वो प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन होता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे और प्राचीन का अगर देखा जाए विलोम नवीन भी होता है, ठीक है। और समीचीन के विलोम की बात कर ले तो समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, दीर्घायु का विलोम पूछा गया है यहाँ पर। दीर्घायु का विलोम क्या होगा।
तो दीर्घायु का चिरायु होता है, अल्पायु होता है या नश्वर होता है? क्या होता है बताएंगे? तो दीर्घायु का होता है या फिर दीर्घायु कह लीजिए या चिरायु कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका उल्टा होता है वो होता है अल्पायु। क्या होता है? अल्पायु होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है। आपको बताना है चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या बनेगा? नश्वर बनेगा, अचिंतन बन जाएगा या अचर बनेगा? क्या बनेगा बताएंगे? चिरंतन। तो चिरंतन की बात कर लें तो ये इसका विलोम जो होता है वो नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, चिरंतन का नश्वर। अचिंतन मत कर देना, यहाँ पर जो अचिंतन दिया है वो अचिंतन, यहाँ पर चिंतन का विलोम होता है। किसका होता है ये? तो ये होता है चिंतन का विलोम। ठीक है, तो ये मत कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ये आपको बताना है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा, आदि हो जाएगा या अधि हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष की बात कर ले, यहाँ पर जो उपसर्ग लगेगा वो अधि उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? अधि उपसर्ग, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को करना है और पूरा वीडियो जरूर देखना है, तभी आप अपनी तैयारी में सफल हो पाएंगे। आधे अधूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो दिक्कत होगी। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? अनुर्वर, अनुनय या अनुरित? क्या बन जाएगा सही जवाब बताएंगे? तो इसकी बात कर लें यहाँ पर तो ये हो जाएगा अनुर्वर। अनुर्वर में अगर देखा जाए तो अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो ये इसमें उपसर्ग लगा क्या है? जब अनु नहीं है तो इसमें उपसर्ग लगा है अन। क्या लगा है? अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन के साथ उर्वर जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा अनुर्वर। क्या हो जाएगा? अनुर्वर हो जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अत्यु हो जाएगा, अति हो जाएगा या उक्ति हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें अगर बात देखें तो अत्युक्त में अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? औता, झौता या आ प्रत्यय लगा हुआ है? क्या बताएंगे? क्या बनेगा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 54। तो समझौता में प्रत्यय पूछा हुआ है, तो प्रत्यय यहाँ पर औता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? औता प्रत्यय लगा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? बताएंगे। सनसनाहट में प्रत्यय पूछा गया है, सन, सनसन या फिर आहट? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो यहाँ पर सन की बात कर ले तो ये सभी शब्द तो आगे लगे हुए हैं, लेकिन प्रत्यय लगता है शब्द के पीछे, तो पीछे यहाँ पर आहट दिया गया है। तो आहट शब्द की बात कर ले, ये यहाँ पर क्या बनेगा? सनसनाहट शब्द में प्रत्यय बन जाएगा आहट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या बनेगा? बताएंगे। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्ध्यान बोलते हैं। कौन सा वाला अंतर्ध्यान बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है? अंतर्ध्यान यहाँ पर शुद्ध शब्द ही पूछ लिया गया है एक तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा अंतर्ध्यान सही है? तो आप सभी को बताएं, अंतर्ध्यान की जो शुद्ध वर्तनी होती है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है? अपेक्षा होती है, अभीप्सा होती है या अपेक्षित होता है? क्या हो जाएगा बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करना है आप सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी बात कर लें तो ये होता है अभीप्सा। क्या होता है? अभीप्सा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलेंगे? अतिथि बोलेंगे, अभ्यागत बोलेंगे या अनाहूत बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 58। तो इसकी बात कर लें, जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत, और जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको बोलते हैं अतिथि। क्लियर है? दोनों में अंतर है, इसलिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। घर, घाम या फिर भवन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पर देखा जाए तो घर, भवन ये दोनों आगार शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन घाम अगर देखा जाए तो घाम इसका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अगर धाम दिया गया होता तो अलग बात होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है, पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। जीव का पर्यायवाची बताना है आपको। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? जीव का वचन होता है, रसना होता है या फिर ध्वनि होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। जीव का पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची यहाँ पर रसना होता है। क्या होता है? रसना होता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61। निम्नलिखित में कौन शब्द कंधा का समानार्थी है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी हो जाएगा? अंश हो जाएगा, अंशु हो जाएगा या अंश हो जाएगा? क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। कंधा, तो कंधा की बात कर लें तो इसका जो समानार्थी होगा ये वाला अंश होगा। क्या होगा? ये अगर देखा जाए अंश जो है वो कंधे का होता है, बल्कि बाकी अगर देखा जाए तो इस अंश का मतलब क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? इस अंश का मतलब भाग या फिर हिस्सा होता है। और ये वाला जो अंशु दिया है इसका मतलब होता है किरण। क्या होता है? इसका मतलब किरण होता है। तो यहाँ पर सभी का अर्थ जानते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, यहाँ पर रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो फिलहाल तो कोई भी रेखांकित नहीं है यहाँ पर, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वो कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर लेखक क्या कर रहा है? उपन्यास लिख रहा है, कर्म दिया गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है यहाँ पर। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा है? कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य आपको बताना है कौन सा है। कह रहा है मोहन आम खाता है में कर्ता कारक है, राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा कर्ण कारक है, बस से सामान गिरा में कर्म कारक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63। तो इसकी बात कर ले, बस से सामान गिरा, इसमें कह रहा है कि कर्म कारक है, तो यही हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस से सामान गिरा अपादान कारक होता है। क्या बनेगा यहाँ पर? अपादान कारक होगा, ना कि कर्म कारक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 64 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक चिन्ह है ये आपको बताना है। तो सभी कारकों के जो चिन्ह हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो, से या फिर अरे, किसमें संबोधन कारक चिन्ह है बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, यहाँ पर जो अरे दे रखा है ये संबोधन कारक चिन्ह है। क्या हो जाएगा? ये संबोधन कारक चिन्ह हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण होगा? लूटना होगा, लुटाना होगा या लुटेरा हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। लूट धातु से निर्मित शब्द, तो यहाँ पर लूट धातु से निर्मित शब्द जो विशेषण हो, ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या हो? विशेषण हो। तो यहाँ पर लूटना और लुटाना विशेषण तो नहीं है, तो यहाँ पर विशेषण है लुटेरा। क्या हो जाएगा? लुटेरा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। इंद्रिय का विशेषण शब्द यहाँ पर पूछा गया है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिक हो जाएगा या ऐन्द्रिय हो जाएगा? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पर बात कर लें, इंद्रिय जो होता है वो इंद्रिय का विशेषण होता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। इसमें विशेष से कौन सा है ये आपको बताना है। नीला है, आकाश है या फिर आसमान है? क्या है विशेष से बताइए। तो इसकी बात कर लें तो आसमान का रंग नीला है में जो आसमान दिया गया है ये विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है? विशेष से होता है। तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? वो नीला है। तो नीला विशेषण है और आसमान विशेष से हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर बात कर लें सिपाही तेज दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सिपाही युद्ध में लड़ता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिपाही चोर को पकड़ता है, तो चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और यहाँ पर दे रखा मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं। इसमें कितने कर्म हैं ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा, 1, 3 या फिर 2, क्या बन जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 2 कर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 कर्म हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा। कौन कौन से हैं, एक तो लड़का और एक वेद, 2 कर्म बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको क्या कहते हैं। मूल धातु कहते हैं, नाम धातु कहते हैं या संयुक्त क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो इसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या बोलते हैं, नाम धातु, यानी 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, पूजनीय, तत्कालिक या प्रामाणिक। सही शब्द कौन सा है। तो अगर यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 71 में, तो पूजनीय यहां पर दिया है, पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है इसका शुद्ध। क्या होता है, पूजनीय होता है इसका शुद्ध। तो ये वाला तो हो जाएगा गलत। दूसरा अगर देखा जाए तत्कालिक दिया है, तो तत्कालिक नहीं होता है, क्या होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो शुद्ध कौन सा है, प्रामाणिक अगर देखा जाए तो ये शुद्ध होता है। प्रामाणिक जो है वो शुद्ध होता है। प्रमाणिक अगर लिखा हुआ होता है तो वो अशुद्ध होता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा। अलौकिक का शुद्ध शब्द आपको बताना है क्या होगा, अलौकिक, अलौकिक या फिर अलौकिक, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अलौकिक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है गुदड़ी का लाल होना, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। गुदड़ी के लाल बोलते हैं ना, तो गुदड़ी के लाल का अर्थ क्या होता है, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, अत्यंत अनुभवी होना या बनी बात बिगाड़ देना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गुदड़ी का लाल होना होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा बताइए। तो जब आप एईडीओ बन जाएंगे तो घर पे कैसे दिए जलेंगे, घी के दिए जलेंगे, यानी कि क्या होगा, अप्रत्याशित लाभ पर क्या हो जाना, प्रसन्न होना। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो घी के दिए जलाने में उत्सव का भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा उचित होगा उसको ही यहाँ पर देखा जाए तो करेंगे। तो अप्रत्याशित लाभ पर क्या हो जाना, प्रसन्न हो जाना, ये यहाँ पर ज़्यादा उचित दिया गया है। बाकी घी के दिए जलाना उत्सव मनाना भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर बी वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसमें आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो गधा बनना हो जाएगा, हेरा फेरी करना हो जाएगा, कहीं और ठिकाना ना होना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर बात कर लें यहाँ पर बन जाएगा आपका धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अर्थात ठौर ठिकाना ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति कौन सी होगी। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी। तो ठीक ठीक न्याय का मतलब क्या बनेगा,
दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सही जवाब बन जाएगा। और अगर देखा जाए इसमें पहली जो दिया गया है, तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका मतलब क्या होता है, तो सावधानी और धैर्य से काम लो। इसके अलावा दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता। तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई और भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ओष्ठ जो वर्ड कह रहा है पाफा बाभा होता है, कंठ वर्ड काखा गाघा होता है, और मूर्धन्य वर्ड कह रहा है चाछा जाझा होता है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मूर्धन्य वाला गलत दे रखा है, क्योंकि मूर्धन्य में अगर देखा जाए तो चाछा जा अगर देखा जाए तो नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, सॉरी ये किस में आता है, ये तालव्य में आता है। किस में आता है, तालव्य में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना जाना में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो आना जाना की बात कर ले, इसमें योजक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, और योजक चिन्ह ऐसे डैश करके लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 79। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो पुल्लिंग दिए गए हैं। सभी शब्द कौन से दिए गए हैं, पुल्लिंग दिए गए हैं, ये आपको बताना है कौन सा इसमें से हो जाएगा। हीरा मोती मणि, कौवा खरगोश मंडल, हार पायल और पुखराज, कौन सा पुल्लिंग है ये आपको बताना है। तो बात कर लें कौवा खरगोश और मंडल, इन सब में अगर देखा जाए तो ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, बाकी में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, और आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है इसमें से। राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो गैंडा हो जाएगा, दरवाजा हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। तो दीवार गिर गई या दीवार बनाई जाती है, तो यहाँ पर दीवार कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81। यहाँ पर बताना है प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है ये आपको बताना है। एक वचन नहीं है अर्थात क्या है, बहुवचन है। सत्य, दर्शन और व्यथा, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो सत्य, व्यथा, वर्षा, ये सभी क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। लेकिन दर्शन की बात कर लें, ये दर्शन एक वचन में नहीं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म की पहचान करनी है। तो पत्ता का पत्ते, टोली का टोलियां, मधुमक्खी का मधुमक्खियों, क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। तो पत्ता का पत्ते होता है, सही दे रखा है। टोली का टोलियां भी होता है, लेकिन मधुमक्खी का क्या होता है, मधुमक्खियों नहीं होता है, बल्कि मधुमक्खियां होता है। क्या होता है, मधुमक्खियां। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राम बाजार जा रहा है, इसका संदिग्ध भूतकाल अगर बनाना हो तो क्या बनेगा, राम बाजार जा रहा है। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या बनेगा, राम बाजार जाएगा, या फिर राम बाजार गया था, या राम बाजार गया होगा। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल बनाना है, तो क्या हो जाएगा, राम बाजार गया होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल में व्यक्त हुआ है ये आपको बताना है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो यह संभावना दर्शाई जा रही है यहाँ पर, तो कैसा हो जाएगा बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, तो इसमें आपका संभाव्य भविष्य काल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि संभावना यहाँ पर दर्शाई जा रही है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है। इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। 85। तो यहाँ पर कर्तवाच्य के उदाहरण की बात कर ले तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, इसी में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे दौड़ा नहीं जाता कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो उससे खाया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, इन सभी जो वाक्य है इनमें सभी में क्या होता है? भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? बताएंगे। एक या फिर अनेक वर्णों की पास पास और क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास, मानवीकरण या वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आप सभी को बताया है ये अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर व पाए बौराए। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो काफी फेमस यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है, और यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर ये यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का सुप्रसिद्ध ये कह लीजिए कि ये जो पंक्ति होती हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो खिली हुई हवा सी आई फिरकी सी आई चल गई, तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। एक वस्तु की तुलना जब दूसरी वस्तु से की जाती है, उपमा दी जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताना है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है, उपमा होता है या फिर रूपक अलंकार होता है? क्या होता है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर ले, यहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है ये आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। योग्यता क्रम, प्राथमिकता क्रम या वरिष्ठता क्रम। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट का मतलब होता है योग्यता क्रम। क्या होता है? योग्यता क्रम होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और प्राथमिकता क्रम का इंग्लिश क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी होता है। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी होता है। और वरिष्ठता क्रम का इंग्लिश में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी होता है। तो इन सभी को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। कई बार बता चुके हैं, निर्वेद, भय या फिर शोक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। शांत रस। तो शांत रस की बात कर ले, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, आपको बताना है दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं। तो जो दोहा छंद होता है उसमें आपको बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं। 16, 12 या फिर 24। तो 16 होती हैं चौपाई में और दोहा में होती हैं 24। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और 94 से लेकर 96 अब आपको यहाँ से गद्यावतरण के माध्यम से देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो गद्यांश को पढ़ना है, कई जगह पर आपको डैश नजर आएगा और उस डैश को आगे क्वेश्चंस में फिल भी करना है। कह रहा है किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए होना चाहिए, जानने के लिए वहाँ के डैश का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के डैश ग्रंथ रत्न हैं, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक डैश का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय डैश के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को
ढक लेती है। वाङ्मय की डैश एक है, पर वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। तो ये गद्यावतरण था और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के तब आपको क्या करना है, फिल करना है, क्योंकि हम बार बार इसको बैक नहीं कर पाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको वीडियो को पॉज करके ये काम करना है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और उसके हिसाब से आपको करना है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान पहले को पूर्ति करना है। तो पहले यहाँ पर अगर देखा जाए, पहले वाले में क्या आएगा, तो कह रहा है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के किसको जो है पूर्ति किसको हो जाएगा आवश्यक, तो यहाँ पर साहित्य को यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पूरी लाइन क्या बनेगी, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो ये यहाँ पर पूरी पंक्ति बन जाएगी। इसी तरह आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में रिक्त स्थान, जो दूसरा रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति कीमती के पर्यायवाची शब्द से कीजिए। तो यहाँ पर कीमती शब्द भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसका पर्यायवाची आपको बताना है कि कीमती का पर्यायवाची कौन सा है, दुर्मूल्य, अतुल्य या फिर अमूल्य। तो कीमती का पर्यायवाची अगर देखा जाए तो यहाँ पर कीमती कह लीजिए या फिर अमूल्य कह लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 96 नंबर पे है, कह रहा है कि रिक्त स्थान जो तीसरा वाला है उसकी में जो है पूर्ति में अनेकता के विलोम शब्द से कीजिए। तो वहाँ पर अनेकता शब्द आएगा और अनेकता का आपको बताना है विलोम शब्द। तो अनेकता का विलोम एकाग्रता, एकता या समता हो जाएगा। क्या बनेगा, सही जवाब बताएंगे। तो अनेकता का एकता होगा, आसान है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो हमने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इन सभी के बारे में अच्छे से बताया हुआ है पिछले प्रैक्टिस सेशन में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लें पूर्वी हिंदी में, तो ये जयपुरी नहीं बोली जाती, उसमें क्या नहीं बोली जाती, जयपुरी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि जो जयपुरी है वो राजस्थानी हिंदी में आती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। तो बगीचे की सुंदरता अनूठा है, इसमें सही वाक्य को आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, तो ये तो होगा नहीं। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, ये भी नहीं होगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये बन सकता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा। मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को लड़ते हुए देखा। जैसे ही मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। संयुक्त वाक्य आपको बताना है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात कर ले, मैं घर पहुंचा और देखा सब बच्चे लड़ रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। और आज के अंतिम प्रश्न की बात कर लें, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। शायद कल यहाँ निकुंज आए, ये किसका उदाहरण है, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो शायद कल निकुंज यहाँ आए यानी कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो जब संदेह व्यक्त किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और बीच में मैं लाइक शेयर वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी कि पूरा जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो उस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और जो लोग सेशन से नए जुड़ते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एडीओ और इसके बाद भी जो बिहार एसएससी है उनकी परीक्षाओं से रिलेटेड सभी क्लासेस में लेकर जरूर आऊँगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनको भी जो है ध्यान में रखते हुए क्लासेस को अरेंज जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।